ओके, लास्ट टाइम एग्जांपल हमने देखी थी ये मोल बैलेंस ऑन प्लग फ्लो रिएक्टर। इसको दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास आइसोमराइजेशन रिएक्शन है कि ये एक हमारे पास केमिकल कंपोनेंट का आइसोमर है और ये उसी केमिकल का दूसरा आइसोमर है। तो आइसोमराइजेशन है सिंपल एंड नथिंग एल्स। कोई नया रिएक्शन नहीं है कि कोई नया प्रोडक्ट बन रहा हो, बल्कि सिर्फ आइसोमराइजेशन है, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। करना क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम होगा कि हमारा मोलर फ्लो रेट ऑफ कंपोनेंट ए, ये जो है ना FA0 जो कि इनिशियल था स्टार्ट में, उससे चेंज होकर FA1 हो जाए, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन प्रोफाइल ये जनरल है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि भी अगर हमारा रिएक्टेंट जो है ना शुरू में उसकी कंसंट्रेशन या मोलर फ्लो रेट जो है ना उसका FA0 है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वो जो है ना प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर ट्रैवल करता रहेगा वैसे वैसे वो रिएक्ट भी करता जाएगा। तो जाहिर सी बात है मोलर फ्लो रेट कम होगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो मोलर फ्लो रेट ऑफ FA ये रिड्यूस हो रहा है और ये एक स्टेज पे आके कांस्टेंट हो जाएगा जो कि FA1 है। इसी तरह जो B है हमारा प्रोडक्ट, शुरू में इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हमारा जो है ना होगा FA जो A है वो B में कन्वर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है फ्लो रेट ऑफ B ये भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका था रिएक्शन प्रोफाइल। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वॉल्यूम को डिराइव करना कि फ्लो जो मोलर फ्लो रेट है वो FA0 से FA1 हो जाए। अब जो हमारी प्लग फ्लो रिएक्टर की इक्वेशन थी वो क्या थी, ये हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी। ये थी dV इज इक्वल टू dFA ओवर RA। ये वॉल्यूम जो वॉल्यूम है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। अब जो हमारा इनिशियल स्टार्ट है, हमारा इनिशियल कंडीशन कह लो इसको, वो FA वो क्या है FA0 के शुरू में जो मोलर फ्लो रेट है वो है FA0 कंपोनेंट A का टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। The reactor volume is required when the concentration of A falls to FA1, यानी कि जो FA0 है मोलर फ्लो रेट ये चेंज होकर FA1 हो जाए। इतने चेंज के लिए मोलर फ्लो रेट के कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, तो सिंपली अगर हम इधर इंटीग्रेट करते हैं dV को तो वो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू, ये हमारी जो लोअर लिमिट है इंटीग्रल की FA0 और अपर लिमिट FA1, और ये हमारा dFA ओवर RA। राइट हैंड साइड को भी यानी इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम FA0 टू FA1। अब हम क्या करते हैं, इस RA को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं माइनस RA में। क्यों, जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A है उसको माइनस RA से शो करते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस लगाना है तो ये जो लिमिट्स हैं इनको चेंज कर दो, FA0 ऊपर चली जाएगी, FA1 नीचे आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस RA। तो यही हमारा बस रिक्वायर्ड था जो हमें फाइंड करना था। अगर आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो इधर तक ये हमारा वॉल्यूम आ गया कि वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी। नेक्स्ट हमारा फाइनल इस चैप्टर का टॉपिक वो है मोल बैलेंस ऑन पैक्ड बेड रिएक्टर। पैक्ड बेड रिएक्टर यानी ये वो रिएक्टर है जिसके अंदर कोई पैकिंग फिल हुई हुई होगी, इसके अंदर कोई पैकिंग फिल हुई हुई होगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैक्ड बेड रिएक्टर। इसके वजह से जो डिज़ाइन है वो तो डिफरेंट है, कुछ प्लेट्स होती हैं, कुछ जो है ना बार्स इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर, तो डिफरेंट हैं। लेकिन जो है ना इसको हम जनरली मोल बैलेंस जो अप्लाई करेंगे वो जनरल होगा, जो कि तमाम काइंड ऑफ पैक्ड बेड रिएक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अच्छा, तो ये मोल बैलेंस ऑन पैक्ड बेड रिएक्टर। अब डिफरेंस देखो इसका बाकी रिएक्टर्स के साथ क्या है। द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन रिएक्टर डिजाइन कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग होमोजीनियस रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस रिएक्शंस, एंड दोज इन्वॉल्विंग फ्लूइड सॉलिड हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। अब दो तरह के उसने रिएक्शंस की बात की है। होमोजीनियस रिएक्शंस कौन से हैं कि दो हमारे पास जो है ना लिक्विड्स हैं या गैस लिक्विड है, उनकी मिक्सिंग हो रही है, उनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये होमोजीनियस होगा। इसकी शेप में या उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई आपको फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन कुछ हमारे पास रिएक्शन ऐसे होते हैं
जिसके अंदर फ्लूइड भी होगा और उसका कांटेक्ट होगा सॉलिड के साथ। इसमें सिर्फ फ्लूइड है, इसके अंदर दूसरे के अंदर फ्लूइड भी है और सॉलिड भी है। तो फ्लूइड सॉलिड वाला सिस्टम जो है उसके अंदर फ्लूइड अलग नजर आ रहा होगा, सॉलिड अलग नजर आ रहा होगा, तो ये कौन सा होगा? ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। इज दैट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जो हमारा होमोजीनियस रिएक्शन है, होमोजीनियस रिएक्शन के अंदर हमारा कैटलिस्ट मौजूद नहीं होता, तो वो होमोजीनियस है। लेकिन फ्लूइड सॉलिड हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा कि जो रिएक्शन होना है वो कैटलिस्ट की सरफेस पे होगा। ये फर्क है दोनों के अंदर। होमोजीनियस नो कैटलिस्ट, फ्लूइड सॉलिड हेट्रोजीनियस ये सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगा। सॉलिड कौन सी चीज है? कैटलिस्ट है हमारा। द greater the mass of a given catalyst, the greater the reactive surface area। अब अगर आपके पास 1 ग्राम आपके पास जो है ना कैटलिस्ट है, तो 1 ग्राम का जो सरफेस एरिया होगा वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। अगर उसी शेप का कैटलिस्ट 2 ग्राम लेंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या 1 से ज़्यादा हो जाएगा। जो 1 ग्राम का सरफेस एरिया था उससे ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे हम कैटलिस्ट का मैस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रिएक्शन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता जाएगा। तो द ग्रेटर द मैस ऑफ अ कैटलिस्ट द ग्रेटर द रिएक्टिव सरफेस एरिया। कॉन्सिक्वेंटली द रिएक्शन रेट इज बेस्ड ऑन द मैस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट W। ये W क्या है? मैस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। जैसे जैसे मैस बढ़ेगा रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर अब क्या होगा कि जो रिएक्शन रेट है वो किस पे बेस करेगा? मैस ऑफ कैटलिस्ट पे, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर पे नहीं करेगा। इसको यूं समझो कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसने कैटलिस्ट के बगैर होना ही नहीं है, जिसने कैटलिस्ट के बगैर नहीं होना। अब आप रिएक्टर का साइज जितना मर्जी बड़ा कर दो, जितना मर्जी बड़ा कर दो, अगर आपका कैटलिस्ट मौजूद नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, बेशक जितना बड़ा साइज का रिएक्टर हो। हाँ, रिएक्टर बेशक नॉर्मल साइज का हो, लेकिन अगर उसके अंदर कैटलिस्ट है तो रिएक्शन हो जाएगा। जितना ज़्यादा कैटलिस्ट होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रिएक्शन रेट है वो बेस्ड है मैस ऑफ कैटलिस्ट पर, ना कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर के ऊपर। फॉर अ फ्लूइड सॉलिड हेट्रोजीनियस सिस्टम द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीशीज ए इज डिफाइंड एज। अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने जो पहले पढ़ा था, यानी कि आप कह लो कि 3 आपने रिएक्टर्स पढ़े। एक तो आपके पास था बैच रिएक्टर, दूसरा आपके पास था कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर और तीसरा था प्लग फ्लो रिएक्टर। तीनों के अंदर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन था वो था मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगा पैक्ड रिएक्टर के केस में। इधर क्या होगा? मोल ऑफ ए रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट मैस ऑफ कैटलिस्ट, नॉट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर। ठीक है? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जितना मर्जी कर लो आप, इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, रिएक्शन नहीं होगा जब तक कैटलिस्ट मौजूद नहीं है। तो इसीलिए इसका जो पैक्ड बेड रिएक्टर्स होते हैं इसके अंदर जो रिएक्शन रेट होता है ये होता है मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट मैस ऑफ कैटलिस्ट। द मैस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट इज यूज्ड because the amount of catalyst is what is important to the rate of product formation। कि जो कैटलिस्ट की अमाउंट है उसके ऊपर रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है हमारा। तो इसलिए मैस ऑफ कैटलिस्ट को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। वी नोट दैट बाय मल्टीप्लाइंग द हेट्रोजीनियस रिएक्शन रेट माइनस आर ए प्राइम बाय द बल्क कैटलिस्ट डेंसिटी रो बी वी कैन ऑब्टेन द होमोजीनियस रिएक्शन रेट। अब ये देखो, ये था हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो है फ्लूइड सॉलिड सिस्टम, उनका रेट ऑफ रिएक्शन है ये वाला। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें होमोजीनियस के लिए तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली ये करेंगे जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी बल्क डेंसिटी रो बी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारे पास होमोजीनियस रिएक्शन रेट आ जाएगा। अब ये देखो, ये क्या है इक्वेशन? कन्वर्जन ऑफ हेट्रोजीनियस रेट ऑफ रिएक्शन इनटू होमोजीनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब होमोजीनियस के जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो तो क्या होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसके क्या थे? मोल पर यूनिट टाइम पर यूनिट ग्राम ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर देखो वॉल्यूम है, यहाँ पे ग्राम है। ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बल्क डेंसिटी ऑफ कैटलिस्ट से तो क्या होगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। वो हमारे पास क्या बन जाएगा?
होमोजीनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये जो फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है ये हमारा क्या है? ये हमारा है पैक्ड बेड रिएक्टर। ये हमारा है पैक्ड बेड रिएक्टर। इसके अंदर क्या है, अरेंजमेंट किस तरह की है? ये जो व्हाइट कलर की लाइन देख रहे हो ना, ये वाली व्हाइट लाइन, और उसके बाद ये वाली व्हाइट लाइन, ये वाली व्हाइट लाइन, और ये वाली व्हाइट लाइन, ये व्हाइट लाइन और ये व्हाइट लाइन। ये जो व्हाइट लाइन है ये क्या है? ये एक प्लेट है, यूं समझो ये एक प्लेट है। ये प्लेट जो है ना, इसकी जो लेंथ है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है प्लेट की लेंथ। इस प्लेट की लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। यानी ये प्लेट जो है ना उसका थोड़ा सा काटा हुआ है। अब होगा क्या, और ये जो प्लेट है इसके अंदर होल्स ड्रिल किए हुए हैं। इस तमाम प्लेट्स के अंदर क्या किए हुए हैं? सुराख किए हुए हैं। उन सुराखों में के अंदर से ये ट्यूब्स गुजारी गई, ये जो ग्रे कलर की हैं। ये जो प्लेट के अंदर सुराख हैं उसमें से ये प्लेट्स के अंदर से ये ट्यूब्स जो हैं, ये जो बार्स हैं हमारी, ये गुजारी गई हैं। ये कौन सी बार्स हैं? ये कैटलिस्ट की बार है, ये वाली। ये सारी कौन सी बार है? ग्रे कलर की कैटलिस्ट की बार है ये वाली। अब क्या होगा कि जब रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कैटलिस्ट के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ से हम कोई कूलेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो कूलेंट है ये यूँ समझ लो कि ठंडा पानी है, यहाँ से एंटर होगा। फिर यहाँ पर जो जगह बनी हुई है ये किस लिए बनाई हुई है? ये है कि ये जो लिक्विड हमारा है कूलेंट, ये ऊपर चला जाएगा, इस प्लेट के ऊपर से होता हुआ, इधर से होता हुआ, और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया। और जो हमारी फीड गैस है, जो कि हम फीड करवा रहे हैं, जो हमारा रिएक्टेंट है, वो हम नीचे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये नीचे से गैस अंदर गई रिएक्टर के अंदर। ये हमारे जो है कैटलिस्ट की पैकिंग है, ये वाली, ये जो ग्रे कलर की है। इन पैकिंग के ऊपर रिएक्शन होगा और होते होते हमारा ये ऊपर से प्रोडक्ट बाहर निकल आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर उसने बताया भी है कि ये जो ग्रे कलर की कॉलम है ये क्या है? ये कैटलिस्ट ट्यूब है। और ये जो हमारा एरो है ये किसको दिखा रहा है? ये कूलेंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, कि ये हमारे जो प्लेट है उस प्लेट का एंड में जाके थोड़ा सा काट दिया। तो ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, एक बहुत बड़ा पोर्शन सर्कुलर है, एंड में आके थोड़ा सा कटा हुआ है, प्लेट को काटा हुआ है। तो इस तरह की प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स के अंदर ड्रिल्स गोल जो ना वो सुराख किए हुए हैं, उन सुराखों के अंदर से ये ट्यूब्स गुजारी हुई हैं। तो ये हमारे पास कूलेंट आएगा। यहाँ से चूंकि प्लेट कटी हुई है ये इधर चला जाएगा, इधर घूमते घूमते ये कूलेंट बाहर निकल आएगा। हाँ जी, ये किसी का क्वेश्चन है? सर ये लेक्चर तो रिकॉर्ड कर रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ यार, रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ ये। ओके, तो ये हमारा जो ना कॉन्फ़िगरेशन है पैक्ड बेड रिएक्टर की। ठीक हो गया। अब हम जो ना इसके ऊपर मोल बैलेंस लगाते हैं। ठीक है। To accomplish this derivation, we simply replace the volume coordinate in equation 1-10 with the catalyst mass। यानी जो हम अभी तक काम करते आए हैं, जो हमने मोल बैलेंस लगाए हैं, प्लग फ्लो रिएक्टर हो गया और जो हमारे दूसरे रिएक्टर थे उसके अंदर हम क्या करते थे? उसके अंदर हम वॉल्यूम को लिया करते थे, वॉल्यूम कंसिडर किया करते थे रिएक्टर का। ठीक है ना। और इंटीग्रेट हम किस पे करते थे? ओवर द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर। हमने क्या करना है? वॉल्यूम को रिप्लेस कर देना है वेट ऑफ कैटलिस्ट। और यहाँ पे वेट का मतलब W=mg नहीं है, यहाँ पे W का मतलब मैस है असल में। ठीक है ना, कैटलिस्ट मैस। तो ये हमारे पास देखो वो जो बार लगी हुई थी ना, अभी जो मैंने पिछला रिएक्टर दिखाया था, ये बार जो लगी हुई है, ये इसको उसने यहाँ पे शो करवाया हुआ इस डायरेक्शन के अंदर कि ये हमारी बार है। अब क्या हो रहा है कि हमारी जो ना ये फ्लो, मोलर फ्लो रेट स्टार्ट में इनिशियली FA0 है, इसके अंदर एंटर हुआ। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो मैस है कैटलिस्ट का वो क्या है? W। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं इसके अंदर, डिफरेंशियल एलिमेंट। ये कितनी विड्थ का है? डेल्टा W। तो जो हमारे पास यहाँ से स्ट्रीम एंटर होगी वो FA0 है, जो एग्जिट हो रही है वो FA है। अब यहाँ से जब ये एंटर होगी FA0 है, लेकिन यहाँ तक जाते हुए क्या हो चुकी होगी? FA एट फेस
W के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब ये इस एलिमेंट से बाहर निकल रही होगी तो FA टाइम्स W प्लस डेल्टा W, ये इसका मोलर फ्लो रेट टाइम्स वेट हो जाएगा। तो जनरल मोल बैलेंस हमारे पास जो स्पीशीज A के ऊपर हमने लगाना है, जनरल आपको पता है क्या होता है, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन। अब हमारे पास ये कौन सा है, हमारे पास ये है स्टेडी स्टेट। ये हमारे पास कौन सा है, स्टेडी स्टेट। किस तरह भला, ये देखो कि गैस यहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ से एग्जिट हो रही है। यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो रही गैस के, यहाँ पर आई और एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, बहुत सारी हो जाएगी, थोड़ी निकल जाएगी, फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। नो, कंटिन्यूसली इन और आउट कंटिन्यूस हो रहा है। तो हमारे पास जो dN ओवर dt होगा वो क्या होगा, 0। तो इन हमारा क्या है, मोलर फ्लो रेट एट फेस W, कौन सा है, ये वाला। उसके बाद माइनस आउट क्या है, मोलर फ्लो रेट ऑफ A एट फेस W प्लस डेल्टा W, यानी कि इस जगह पे प्लस RA डैश डेल्टा W। यहां पर हम पहले क्या किया करते थे, RA डेल्टा V। RA किस में कन्वर्ट हो गया, RA डैश में। RA डैश में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये RA डैश जो है हमारा, ये है मोल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट मास ऑफ कैटलिस्ट। ठीक हो गया। द डायमेंशन ऑफ जनरेशन टर्म इन इक्वेशन 1-14R। अब इसके जो ना यूनिट्स देखो जरा, RA प्राइम मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा W। RA प्राइम के यूनिट्स क्या हैं, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई मास ऑफ कैटलिस्ट। और डेल्टा W के क्या हैं, मास ऑफ कैटलिस्ट। ये मास ऑफ कैटलिस्ट और मास ऑफ कैटलिस्ट कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल्स पर यूनिट टाइम। ये क्या हो गया, मोलर फ्लो रेट। तो ये देखो FA, ये भी मोलर फ्लो रेट है, ये भी मोलर फ्लो रेट है, और ये पूरी टर्म मोलर फ्लो रेट है। हमारी डायमेंशन ये कंसिस्टेंट हो गई है डायमेंशनली इक्वेशन हमारी। विच आर एज एक्सपेक्टेड द सेम डायमेंशन ऑफ द मोलर फ्लो रेट FA। क्या मतलब कि इसकी डायमेंशन देख लो वही है जो कि FA की है। ये हमारा मोल बैलेंस अप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स पर हम जो है ना, इक्वेशन के दोनों साइड पर किसे डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा W से। आफ्टर डिवाइडिंग बाई डेल्टा W एंड टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा W अप्रोचेज 0, वी अराइव एट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मोल बैलेंस फॉर अ पैक्ड बेड रिएक्टर। ये देखो यहाँ पर जो हमारा है FA एट फेस W और FA एट फेस W प्लस डेल्टा W, इन दोनों टर्म्स को जब दूसरी साइड पर लेकर जाओगे इक्वेशन की, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो FAW प्लस डेल्टा W माइनस FAW जब ये इस साइड पर होगा तब बनेगा FAW प्लस डेल्टा W माइनस FAW डिवाइडेड बाई डेल्टा W इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा, और डेल्टा W किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी RA प्राइम इज इक्वल टू DFA ओवर DW। तो ये देखो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अच्छा, व्हेन द प्रेशर ड्रॉप थ्रू द रिएक्टर एंड कैटलिस्ट डीके आर नेग्लेक्टेड, द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द पैक्ड कैटलिस्ट बेड डिजाइन इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द कैटलिस्ट वेट। अब इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, कैटलिस्ट का वेट फाइंड करने के लिए, कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें कुछ चाहिए इस तरह कि हमारा मोलर फ्लो रेट FA 0 से चेंज होकर FA हो जाए, तो कितना वेट चाहिए कैटलिस्ट का। इसको स्टेटमेंट को दोबारा समझो कि मोलर फ्लो रेट जो इनिशियली था वो चेंज होकर इतना रह जाए, उसके लिए कितना वेट चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये अभी नज़र तो आ रही है कि कंप्लीट है, लेकिन इसके अंदर हमने एक जो अपनी वो ली हुई है ना एजम्पशन या लिमिटेशन, वो क्या है कि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि कैटलिस्ट डीके हो रहा है। इस चीज़ को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, वरना असल में तो क्या होगा कि टाइम गुजरने के साथ साथ कैटलिस्ट जो है ना वो क्या होना शुरू हो जाता है, डीके होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको रीजेनरेट किया जाता है। तो हम लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि कैटलिस्ट के अंदर डीके है। दूसरा, ये पैक्ड बेड रिएक्टर है, इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप आना है। जब प्रेशर ड्रॉप आएगा तो फ्लो रेट भी चेंज होगा। तो हम इस चीज़ को भी जो है ना बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं
कि हमारा प्रेशर ड्रॉप है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को जब हम इग्नोर कर देंगे कि कैटलिस्ट भी डीके नहीं हो रहा और हमारा जो फ्लो है, जो प्रेशर ड्रॉप है, वो भी नहीं हो रहा, तो फिर है ये वाली इक्वेशन वैलिड। अगर कैटलिस्ट डीके होगा तो फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। अगर प्रेशर ड्रॉप होगा रिएक्टर के अंदर तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इस तरह के केसेस जो ना वो हम आगे चल के देखेंगे कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर के जब प्रेशर ड्रॉप, वो तो जाहिर सी बात है कि पैक्ड बेड रिएक्टर है तो प्रेशर तो लाजमन ड्रॉप होगा। तो जब प्रेशर ड्रॉप हो रहा था तो ये इक्वेशन क्या शक्ल इख्तियार कर लेती है, हम आगे जाके चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि कैटलिस्ट डीके ये भी नहीं हो रहा और प्रेशर भी ड्रॉप नहीं हो रहा, ये एज्यूम किया। तो ये हमारा वेट ऑफ कैटलिस्ट है जो कि चाहिए ताकि हमारा जो मोलर फ्लो रेट ए का है वो इससे रिड्यूस होकर इतना रह जाए। W is the catalyst weight necessary to reduce the entering molar flow rate of species A, which is FA0, down to a flow rate FA। अब उसके बाद हमने क्या किया है कि FA0 को अपर लिमिट बना दिया, FA को लोअर लिमिट बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी ये टर्म हमारी, जो कि हमारी डेफिनेशन थी शुरू के अंदर हमने देखी थी। ये देखो ये रही माइनस आर ए प्राइम, तो ये माइनस आर ए प्राइम हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद इससे रेलेवेंट हमारी है एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है ये बुक के अंदर दी हुई चैप्टर के बिल्कुल एंड पे, तो इसलिए मैंने भी इसको बिल्कुल एंड पे करवाया। हालांकि ये जो एग्जाम्पल है ये है किसकी, ये है प्लग फ्लो रिएक्टर की, ये प्लग फ्लो रिएक्टर की एग्जाम्पल है, पैक्ड बेड रिएक्टर की एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन बुक में उसने चूंकि एंड पे दिया तो मैं चाहता तो पहले करवा तो देता, लेकिन मैंने ये खुद नहीं करवाई थी। वो जो जनरल प्रोफाइल वाली इक्वेशन थी वो हमने की थी। यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को करते हैं जो कि न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ लिंक्ड है बाकायदा। तो ये हमारे चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल है जो कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। कंसिडर द लिक्विड फेज सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन ऑफ 2-ब्यूटीन। ये सिस 2-ब्यूटीन है, ये ट्रांस 2-ब्यूटीन है, दोनों के दोनों ब्यूटीन ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों, ये भी ब्यूटीन है ये भी ब्यूटीन है। लेकिन जो फर्क है वो क्या है, इसमें यहाँ पर ऊपर जो है ना हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, हमारे मिथाइल ग्रुप है। तो ये जो चेन है ये इस डायरेक्शन में, ये चेन इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक हो गया। ये सिस कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है हमारी। तो हो कुछ भी मेरा ये नहीं है कि हमारे पास ए था वो चेंज होकर कोई नया प्रोडक्ट बन गया। अगर हम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की टर्म के अंदर देखें तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, मॉलिक्यूल की नई चीज़ बन गई है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ। विच वी विल राइट सिम्बॉलिकली एज, इसको हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, ये ए है और ये बी है, तो ए प्रोड्यूसेस बी। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, ये विद रिस्पेक्ट टू ए जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये वाला। तो ये क्या होगा, माइनस आर ए इज इक्वल टू के टाइम्स सी ए एंड इज कैरिड आउट इन अ ट्यूबुलर रिएक्टर। ये ट्यूबुलर रिएक्टर के अंदर है हमारा, जिसको हम जो ना प्लग फ्लो रिएक्टर भी हम कह रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास पैक्ड बेड रिएक्टर की एग्जांपल नहीं है, ये ट्यूबुलर की है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर देखो मैंने हेडिंग भी चेंज कर दी, ये है मोल बैलेंस ऑन प्लग फ्लो रिएक्टर। खैर ये हमारा जो ना उसने रिएक्शन रेट की जो ना इक्वेशन दी हुई है और ये रिएक्शन हो रहा है ट्यूबुलर रिएक्टर के अंदर, इन विच द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V इज कांस्टेंट। जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है यानी यहाँ से इस एंड से अगर 10 मोल्स एंटर हो रहे हैं तो एग्जिट भी 10 मोल होंगे। ये उसने हमें बता दिया कि ये हमारा मोलर जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है V, ये क्या है, कांस्टेंट। मतलब कि V इज इक्वल टू V0, जो शुरू में था वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वही एंड पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होगा, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। A कन्वर्ट हो रहा है B के अंदर। ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारी शुरू में जो थी ये एंड में हमारे सिर्फ 10% रह गई है कंसंट्रेशन A की, बाकी किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, B के अंदर। तो ये हमारा वॉल्यूम 0 है, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा V1 हो जाता है। ये हमारा है प्रॉब्लम।
इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है इस प्रॉब्लम का, जो उसने हमसे मांगा हुआ है, वो है कि जी जो इसका कंसंट्रेशन प्रोफाइल है ना, वो स्केच करना है। कंसंट्रेशन प्रोफाइल देखो, शुरू में जो ना मिसाल के तौर पर ये 100% था, इसको समझ लो कि ये कंसंट्रेशन परसेंटेज है, यूँ समझ लो इसको। तो अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये 1 है, मतलब 100% है कंसंट्रेशन ए की एट द स्टार्ट ऑफ ट्यूब। फिर हमारे पास जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं ट्यूब के अंदर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी ट्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ट्यूब के अंदर आगे ट्रैवल करेंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ट्यूब का। तो जैसे जैसे हमारा फ्लो बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम ट्यूब के अंदर 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 जा रहे हैं, तो ये जो हमारे पास जो है कि हमारी जो कंसंट्रेशन थी ये 0.1 यानी कि 10% रह जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का 10% रह जाए हमारा ए। तो इसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, वो ये है। तो ये हमने कंसंट्रेशन प्रोफाइल अपनी जो है ना ड्रॉ कर दी यहाँ पर। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, डिराइव एन इक्वेशन रिलेटिंग V0 K CA0 एंड CA। हमने ये एक इक्वेशन डिराइव करनी है, ये उसने कहा है। सिर्फ ये नहीं कहा कि भी जो है ना किस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ ये कहा कि ये सारे वेरिएबल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हों, इस तरह की हमने जो इक्वेशन है ना वो डिराइव करनी है। तो उसके लिए ट्यूबुलर रिएक्टर की जो हमारी मोल बैलेंस, जाहिर सी बात है मोल बैलेंस को लेकर चल सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर इन सारे वेरिएबल्स को लिंक करना है तो मेजर इक्वेशन हमारे पास है कौन सी ट्यूबुलर रिएक्टर की, वो हमारी मोल बैलेंस इक्वेशन है। और मोल बैलेंस इक्वेशन कौन सी है ट्यूबुलर रिएक्टर की, ये DFA/dV इज इक्वल टू RA। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन उसने खुद दी है हमें कि जो रेट लॉ है फॉर द रिएक्शन वो फर्स्ट ऑर्डर है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -RA इज इक्वल टू KCA। ये हमारा रेट लॉ है इस रिएक्शन का, जो आइसोमेराइजेशन है सिस से ट्रांस के अंदर। फ्रॉम मोल बैलेंस इक्वेशन अबव, यानी जो हमारी मोल बैलेंस इक्वेशन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लिया हमने, DFA/dV, ये आ गया DFA/dV। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये जो हमारी है मोलर फ्लो रेट, इसको कैलकुलेट करना जो है ना, या इसको मेजर करना, कैलकुलेट नहीं कहूँगा मैं, मेजर कहूँगा कि अगर इंडस्ट्री के अंदर है मोलर फ्लो रेट को मेजर करना वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट ईजी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्म के अंदर कि ये मेजरेबल हो। कंसंट्रेशन मेजर की जा सकती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो FA को हमने कैसे लिख दिया, CA टाइम्स V। तो नीचे जो वॉल्यूम है ये एज इट इज हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया कि ये जो CAV है हमने इसको लिख दिया CAV0। हमने V0 क्यों किया, क्योंकि हमने ये एजम्पशन ली हुई है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमारा कांस्टेंट है, तो बेशक, और उसको हमने क्या नाम दिया था, V0 का। ये देखो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है V0, तो हमने V की जगह V0 लिख दिया। अब ये चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम डेरिवेटिव के साइन से बाहर ला सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, V0 टाइम्स DCA/dV, और ये किसके इक्वल है, RA के। क्यों, DFA/dV ये किसके इक्वल है, RA के। तो ये भी तो हमारा DFA/dV ही है, सिर्फ हमने ये किया कि FA को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म के अंदर। तो ये हमारा है क्या असल में, DFA/dV किसके इक्वल है, RA के। ये देखो RA के इक्वल है। अब हम दोनों साइड्स पर क्या करते हैं, इक्वेशन के -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा -V0 DCA/dV इज इक्वल टू -RA। ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन आ गई। RA को -RA में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन है उसको हम नेगेटिव साइन से शो करवा रहे होते हैं। और -RA ये किसके इक्वल है, KCA के। क्यों, ये उसने हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि ये विद रिस्पेक्ट टू A जो है ना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसकी इक्वेशन भी उसने खुद हमें दी हुई है कि -RA इज इक्वल टू KCA।
तो माइनस आर ए की जगह आ गया के सी ए, और ये जो हमारी लेफ्ट साइड थी ये एज इट इज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ रीअरेंजमेंट करेंगे, यानी ये जो टर्म्स है ना इनको रीअरेंज करेंगे, वी को कहीं लिख देंगे, के को कहीं लिख देंगे, सी ए को कहीं लिख देंगे, इस तरह करके सिर्फ रीअरेंज करना है। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए एक जैसी टर्म्स एक तरफ, एक जैसी एक तरफ। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेबल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो v है, यहाँ पे c है। हम यूँ समझ लो, अगर हम उसके कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के टर्म में बात करें तो हम क्या करेंगे कि x वाली टर्म्स एक तरफ और y वाली टर्म्स एक तरफ, ये करना है हमने। तो हमारा x क्या है, ca। तो हम क्या करेंगे, इस ca को उठा के इस साइड पर ले आएंगे, लेफ्ट साइड पर, ताकि सारे x जो हैं वो एक साइड पर हो जाएं। अब ये क्या है, y है, तो y को मैं दूसरी साइड पे ले आऊँगा। ठीक है। अब ये देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट्स हैं सारे के सारे इस इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो वो कांस्टेंट ये आ गए माइनस वी जीरो ओवर के। ये साइड क्या बन जाएगी, डी सी ए ओवर सी ए, यानी यूँ समझ लो डी एक्स ओवर एक्स। ठीक है। तो ये सारे एक्स वेरिएबल आ गए, इज इक्वल टू डी वी, तो ये सारे वाई वेरिएबल आ गए। सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पर और कांस्टेंट्स लेफ्ट साइड पर, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो सारे के सारे राइट हैंड साइड पर ले आए। हमने ये किया है, सिर्फ सेपरेट किया है वेरिएबल्स को। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है। ये देखो माइनस वी जीरो ओवर के, ये आ गया माइनस वी जीरो ओवर के। उसके बाद ये हमारा जो है ना डी सी ए ओवर डी, इसको हम इंटेग्रेट कर देते हैं सी ए जीरो टू सी ए। और ये जो वॉल्यूम है, एंट्रेंस के ऊपर देखो वॉल्यूम कितना होगा, 0, और कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम। और एंड पे जहाँ पे ट्यूब खत्म हो रही है वॉल्यूम क्या है, V, और उसके ऊपर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सी ए है। इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट करने के बाद ये जो हमारा है ये क्या बन जाएगा, V, ये आ गया। ये वाली साइड हम राइट साइड पर लिख रहे हैं असल में, माइनस वी जीरो ओवर के, ये आ गया। ये क्या है, डी एक्स ओवर एक्स, यानी कि 1 ओवर एक्स है ये हमारा। 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग सी ए। और जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे सी ए जीरो और सी ए, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस वी जीरो ओवर के लॉग ऑफ सी ए ओवर सी ए जीरो। ये हमारी इक्वेशन बन गई वॉल्यूम निकालने की। अब हम क्या करते हैं, लॉग सी ए ओवर सी ए जीरो को एक तरफ रखो और ये वाला जो है ये दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये के मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी जीरो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो के मल्टीप्लाई हो गया, वी जीरो डिवाइड हो गया, यानी कि ये वाले जो है माइनस वी जीरो जीरो ओवर के, ये दूसरी साइड पे ले जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ लॉग सी ए ओवर सी ए जीरो, और दूसरी साइड पे क्या बनेगा, माइनस के टाइम्स वी डिवाइडेड बाई वी जीरो। अभी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है, नेचुरल लॉग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब हम लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ई और लॉग ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी ए ओवर सी ए जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर दिस टर्म माइनस के वी ओवर वी जीरो, ये बनेगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, सी ए जीरो को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाते हैं, तो ये जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन होगी जो रिएक्टर से बाहर निकल रही है स्पीशीज ए की, ये किसके इक्वल होगी, सी ए जीरो टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस के वी ओवर वी जीरो। ये हमारी कंसंट्रेशन की इक्वेशन है कि एग्जिट के ऊपर क्या कंसंट्रेशन है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी कि वी तो कांस्टेंट है और वी हमारा टोटल ये है, ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम भी फाइंड किया जा सकता है, कंसंट्रेशन भी फाइंड की जा सकती है फाइनल, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट वो कहता है कि इक्वेशन तो आपने डिराइव कर ली,
के फाइनल एग्जिट के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो निकालने की आपने इक्वेशन डिराइव कर ली। वो कहता है कि अब जो ना वॉल्यूम कैलकुलेट करो अगर हमारी जो एग्जिट के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 10 टाइम्स है सिर्फ, ठीक है, कि एग्जिट पे जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 टाइम्स CA0, इसको 0 होना था यहाँ पर, ये मैं लगाना भूल गया हूँ, तो ये 0.1 टाइम्स CA0 है इनफैक्ट। और V0 जो कांस्टेंट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वो कितना है 10 क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट। और जो K है रिएक्शन रेट कांस्टेंट वो है 0.23 पर मिनट। ये यहाँ पे ऊपर आनी थी पावर, ये पर मिनट है असल में। अच्छा, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन कौन सी है भला, ये वाली। अच्छा एक मिनट, सॉरी ये वाली, ये इक्वेशन v इज इक्वल टू माइनस V0 ओवर के लॉग CA ओवर CA0, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ से देखो वो क्या कहता है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये वाली इक्वेशन उठा लो डायरेक्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना माइनस V0 ओवर के लॉग CA0 ओवर C, ये माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए, ये माइनस साइन देखो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। ये माइनस साइन किस तरह ख़त्म हुआ कि ये जो हमारे थी टर्म्स इनको हमने स्विच कर दिया। ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है कि अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर जाओ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये हमने चेंज किया तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या बन गया V0 ओवर K टाइम्स लॉग ऑफ CA0, और CA क्या है, ये एग्जिट के ऊपर कंसंट्रेशन है, कितनी है 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसको 0.1 CA0 लिख दिया। अब देखो CA0 और CA0 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। V0 कितना है, V0 10, तो ये 10 आ गया क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट। K कितना है 0.23 पर मिनट, 0.23 पर मिनट। लॉग ऑफ 1 ओवर 0.1 ये हमारे वॉल्यूम है। अभी देखो 10 क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट ये आ गया, और 0.23 पर मिनट था, ये ऊपर जाके मिनट बन जाएगा। लॉग ऑफ 1 ओवर 10 कितना होता है, 1 ओवर 0.1 कितना होता है 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 100 क्यूबिक डेसीमीटर या 100 लीटर। क्यों, 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमारे पास क्यूबिक मीटर के अंदर कितना आ जाएगा 0.1 क्यूबिक मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी आप ये चाहते हो कि एग्जिट के ऊपर वो सिर्फ 10% रह जाए, तो आपके रिएक्टर का साइज जो है ना वो 0.1 क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है उसको ये कांस्टेंट रखना है, और ये इस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ये चेंज नहीं हो सकता। फ्लो रेट हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 10 के ऊपर कांस्टेंट रखते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और हम ये चाहते हैं कि अच्छा इस चीज़ को गौर से समझना ध्यान से, ये जो है ना इसको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। सिस से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन यही होगा, रेट कांस्टेंट जो है कि वो यही होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है उसको हम वेरी कर सकते हैं, 10 से 11 भी ले जाया जा सकता है अगर रिएक्टर के अंदर गुंजाइश है, 10 से कम भी किया जा सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको कांस्टेंट रखा हुआ है 10 क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट पे। ये हमने अपनी मर्जी से कांस्टेंट रखा हुआ है, ये अपनी मर्जी से नहीं है, ये रिएक्शन की मर्जी है, ये हमारी मर्जी है। हमने अपनी मर्जी से कर लिया कि जी 10 क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट ही रखना है हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। अब इन दो कंडीशंस के साथ अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एग्जिट के ऊपर कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का सिर्फ 10% बाकी बच जाए और 90% कन्वर्ट हो चुका हो, तो फिर वॉल्यूम कितना होगा, वो वॉल्यूम हमारा होगा 100 लीटर या 0.1 क्यूबिक मीटर। इतने साइज का रिएक्टर लगाओगे तो इन दो कंडीशंस के साथ आप इस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, ये मीनिंग है इसका। अब हम क्या करते हैं कि अभी जो हमारे एग्जिट के ऊपर कंसंट्रेशन थी वो क्या थी 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि 10 के बजाय 1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रह जाए, यानी कि 99% ए कंज्यूम हो गया, सिर्फ 1% रह गया है, अगर इस तरह की मैं कंडीशन चाहता हूं तो फिर मेरे रिएक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, रिएक्टर का वॉल्यूम क्या होगा।
तो ये हमारे पास वही अगेन इक्वेशन हम यूज करेंगे। इधर जो नीचे सी ए था वो अब क्या हो जाएगा 0.01 CA0, ये CA0 कैंसिल हो जाएंगे जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था वॉल्यूम, बिल्कुल उसी तरह अगर हम वॉल्यूम यहाँ पे सारे नंबर्स पुट करते हैं तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाता है 0.2 क्यूबिक मीटर, यानी कि डबल हो गया वॉल्यूम। अब ये देखो कि अगर हमने 100% से 90% कन्वर्ट करना था ए को, तो 90% करने के लिए 0.1 क्यूबिक मीटर चाहिए था, और अगर 90 से हम 99 पे आते हैं, सिर्फ 9% मजीद कन्वर्ट करना है, तो रिएक्टर का वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। हमने 100 से 90% लाने के लिए 0.1 क्यूबिक मीटर निकाला, फिर 90 से 99 तक लाने के लिए सिर्फ 9% के लिए डबल करना पड़ता है रिएक्टर साइज। तो इसमें क्या होता है, ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स आ जाते हैं कि भाई आप जो है ना प्रोडक्ट जो है उसको अगर 90% पे निकाल लो 99 के बजाय, और उसको सेपरेट करो तो कम कॉस्ट आएगी, लेकिन अगर रिएक्टर का साइज डबल करते हो तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो फिर इंडस्ट्री वाले क्या कहते हैं कि ये हमें 90% के ऊपर ही डिज़ाइन कर दें, जो हमारा रिएक्टर का वॉल्यूम है वो इतना होगा कि वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ है, और जो 10% कोई दूसरा जो बच गया है उसको हम सेपरेट कर लेंगे खुद किसी तरीके से, ठीक है। तो बाज़ों का ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो है ना ज़रा सा काम करने के लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, तो उस चीज़ को हम फिर नहीं कंसिडर करते। We see that a larger reactor 200 cubic decimeter is needed to reduce the exit concentration to a smaller fraction, यानी कि सिर्फ 9% के लिए जी सर क्वेश्चन तो है काफी। हाँ कुछ नहीं, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर बात में बताऊंगा। अच्छा, तो ज़रा सा यानी 9% के लिए हम इतना बड़ा रिएक्टर साइज जो है ना वो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना बाजू का छोटे से काम के लिए एक बहुत बड़ा रिएक्टर चाहिए होता है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर हुआ एंड, और अब ये जो ना समरी है, इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है। शुरू में जो हमने चीज़ देखी थी वो क्या थी कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था। हमने क्या किया था, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था जनरली होमोजीनियस रिएक्शंस के लिए, ठीक है। फिर उस रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमने नेक्स्ट काम क्या किया था, हमने एक जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन हमने निकाली। ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड है ना ब्लैक कलर का, इसके अंदर सारा दिखाया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमने पहले डिफाइन किया था, उसके बाद हमने मोल बैलेंस इक्वेशन डिराइव की थी जनरल, जो कि एप्लीकेबल है हर जगह। फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर हम चले, रिएक्शन रेट को और मोल बैलेंस को, और हमने क्या किया था, मोल बैलेंस अप्लाई किया था बैच रिएक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो बैच रिएक्टर्स के लिए हमने क्या एजम्पशन ली थी कि नो स्पेशल वेरिएशन। क्यों, हम सारे के सारे रिएक्टेंट इसके रिएक्टर के अंदर डाल देते हैं, इसको स्टर कर देते हैं और एंड में प्रोडक्ट बाहर निकाल लेते हैं। ये नहीं था कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है और यहाँ पे कुछ हो रहा है। हर जगह कंसंट्रेशन क्या थी, सेम। क्यों, स्टरिंग हो रही है हमारी, तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोई वेरिएशन नहीं थी। तो जो मोल बैलेंस की डिफरेंशियल फॉर्म थी, डेरिवेटिव वाली फॉर्म, वो थी dNA/dt इज इक्वल टू RAV। ये डिफरेंशियल फॉर्म थी मोल बैलेंस की। फिर इसको हमने इंटीग्रेट करके जो निकाला था वो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी। उसके बाद हमने यही रेट ऑफ रिएक्शन और मोल बैलेंस इनको अप्लाई किया था किसके लिए, मोल बैलेंस ऑन कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर के लिए, CSTR। इसके अंदर भी नो स्पेशल वेरिएशन। एक ये एजम्पशन थी, दूसरी क्या थी, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट होने से क्या हुआ, dNA/dt जीरो हो गया हमारा। और उसके बाद हमने जब देखो ये dNA/dt जीरो हो गया, इसका क्या मतलब है कि डेरिवेटिव वाली टर्म तो खत्म हो गई, डेरिवेटिव वाली टर्म खत्म हो गई। जब डेरिवेटिव वाली टर्म खत्म हो गई तो जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, सीधा हमारे पास अलजेब्राइक फॉर्म आ जाएगी बस, ठीक है। अब चूंकि डेरिवेटिव वाली या डिफरेंशियल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं हो रही तो उसको इंटीग्रेट भी नहीं किया जा सकता, तो इंटीग्रल फॉर्म भी नहीं है हमारे पास। तो ये जो CSTR था इसके लिए हमारे पास ये क्या बन गया था, अलजेब्राइक इक्वेशन।
और दूसरी रीज़न क्या थी कि हमारे पास जो दूसरे टर्म्स थी वो भी इनकॉर्पोरेट इस तरह हो रही थी कि ये डिफरेंशियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा था, यही रेट ऑफ रिएक्शन और मोल बैलेंस को लेकर हमने क्या किया था, हमने ये अप्लाई किया था प्लग फ्लो रिएक्टर के ऊपर। प्लग फ्लो रिएक्टर की क्या थी कंडीशन, स्टेडी स्टेट। इसके ऊपर जो हमारी मोल बैलेंस की डिफरेंशियल फॉर्म आई थी वो आई थी DFA/dV इज इक्वल टू RA, और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी। उसके बाद हमने फाइनल क्या पढ़ा है आज कि मोल बैलेंस ऑन पैक्ड बेड रिएक्टर। अगेन रेट ऑफ रिएक्शन और मोल बैलेंस को यूज़ किया है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन केस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट ये वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर पे डिपेंड नहीं करता बल्कि मास ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, तो हमने इसको RA प्राइम का नाम दे दिया। यहाँ पे प्राइम नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे प्राइम है, इसका क्या मतलब है कि ये वेट ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर जो ना डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना डिफरेंशियल फॉर्म है मोल बैलेंस ऑन पैक्ड बेड रिएक्टर की, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म है इसकी। तो ये हमारे चैप्टर की समरी थी। लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू। लेकिन अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो वो आप लोगों ने देखना है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है स्क्रीनशॉट। ओके, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग कैन 3102। ये हमारा जो ना नेक्स्ट वो जो ना स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, ठीक है? तो इसके सबसे पहले ये आउटलाइन है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ जो ना जो हमेशा मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। असल में अगर यही नहीं पता कि करना क्या चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, अगर ये नहीं पता तो चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो क्या कह रहे हो, ये रोल नंबर 24 कुछ कहना चाह रहा है? हाँ जी, अच्छा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर पढ़कर क्या समझना चाह रहे हैं, पहले वो बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद जो इस चैप्टर के अंदर चीज़ें डिस्कस होंगी वो कौन सी होंगी, कन्वर्जन, उसके बाद बैच रिएक्टर की डिज़ाइन इक्वेशन, फ्लो रिएक्टर्स की डिज़ाइन इक्वेशन, फिर उसके बाद कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स की साइजिंग किस तरह करते हैं। अगर हम रिएक्टर्स को सीरीज़ के अंदर लगा दें कि एक रिएक्टर के अंदर से प्रोडक्ट निकल रहा है और वो किसी दूसरे रिएक्टर के अंदर जा रहा है, सीरीज़ के अंदर रिएक्टर्स को लगाते हैं, तो फिर जो ना इसको भी हम स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद ये स्पेस टाइम स्पेस वेलोसिटी, दो टर्मिनोलॉजीज हैं सिंपल सी, इसको हम चैप्टर के एंड में देखेंगे क्योंकि ये यूज़ करते हुए हम फिर एक जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे, उनमें यूज़ होनी है ये दो टर्मिनोलॉजीज असल में। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम कन्वर्जन को डिफाइन करें, कन्वर्जन को डिफाइन करें। क्यों? क्योंकि जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मोल बैलेंस की इक्वेशन पढ़ी हैं, उसको हम अब कन्वर्जन की फॉर्म में लिखेंगे, इस वजह से सिर्फ डिफाइन करना है कन्वर्जन को। और कन्वर्जन को डिफाइन करने के बाद हमारा क्या होगा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू रीराइट, यानी कि दोबारा लिखेंगे किनको, जो मोल बैलेंस इक्वेशंस थी उनको। rewrite mole balance equation for 4 type of reactor in term of conversion x, कि इतने % हमारा जो है ना कन्वर्जन है तो मोल बैलेंस क्या होगा। पहले हमने क्या पढ़ा था कि फ्लो रेट FA0 से FA हो गया तो किस तरह साइज निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना % कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारा जो है ना क्या वॉल्यूम होगा। तो ये हम एक कन्वर्जन को डिफाइन करेंगे और उस कन्वर्जन की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि हम मोल बैलेंस इक्वेशन को दोबारा लिख सकें इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसके बाद टू साइज, यानी साइज फाइंड करना, किसका, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स।
once the relationship between the reaction rate and conversion is known, that is minus RA is equal to f of x. पहले हम क्या कर रहे थे कि RA जो था वो था माइनस RA इज इक्वल टू KCA, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो था किसका फंक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ A का। लेकिन हम क्या करेंगे अब, हम इस RA को लिंक करेंगे, एक जो है ना फंक्शन बनाएंगे जो कि डिपेंड कर रहा होगा कन्वर्जन के ऊपर, ना कि कंसंट्रेशन पे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कंटिन्यूस स्टर्ड टैंक रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर्स के साइजेस को कंपेयर करेंगे, ये भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। टू डिसाइड द बेस्ट अरेंजमेंट फॉर रिएक्टर्स इन सीरीज, अगर 2 या 3 रिएक्टर्स हम सीरीज के अंदर लगाते हैं तो बेस्ट अरेंजमेंट क्या है कि बड़ा रिएक्टर पहले लगाएं, उसके बाद छोटे साइज का रिएक्टर लगाएं, उसके बाद प्लग फ्लो रिएक्टर लगाएं, या पहले छोटे साइज का लगाएं रिएक्टर, फिर प्लग फ्लो रिएक्टर लगाएं, फिर एक बड़े साइज का कंटिन्यूस स्टर्ड टैंक रिएक्टर लगाएं। किस तरह की अरेंजमेंट लगाएं कि हम जो है ना मैक्सिमम कन्वर्जन हासिल कर लें, तो बेस्ट अरेंजमेंट हमने फाइंड करनी है, ये भी हम स्टडी करेंगे। टू कैलकुलेट द ओवरऑल कन्वर्जन एंड रिएक्टर वॉल्यूम फॉर रिएक्टर्स अरेंज्ड इन सीरीज, अगर हमने सीरीज के अंदर रिएक्टर लगाए हैं तो ओवरऑल कन्वर्जन यानी स्टार्ट से लेकर एंड वाले रिएक्टर तक जाने के लिए ओवरऑल कन्वर्जन कितनी हुई, और टोटल रिएक्टर्स का साइज, 3 रिएक्टर लगाए तो तीनों का टोटल साइज कितना होगा, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब देखो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ आ गए कि हम ये चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ेंगे ना वो पढ़ने की बजाय ये लिखी हुई, ये वजह है कि हम ये चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा सेक्शन आ जाता है कन्वर्जन, कि कन्वर्जन असल में है क्या। इन डिफाइनिंग कन्वर्जन वी चूज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, अगर हमने कन्वर्जन को डिफाइन करना है तो हमारे पास देखो रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकता है, तो हम जितने भी रिएक्टेंट हमारे हैं उसमें से किसी एक रिएक्टेंट को एज बेसिस ऑफ कैलकुलेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वो फिर जो रिएक्टेंट होगा वो बाकियों के साथ हम उसको लिंक कर देंगे, ये आप ऑलरेडी जो ना CPP1 के अंदर भी पढ़ के आए हुए हो। इन वर्चुअली ऑल इंस्टेंसेस वी मस्ट चूज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, हम नॉर्मली करते क्या है, बेसिस किसको सिलेक्ट करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट को। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले खत्म होता है हमारे पास रिएक्शन के अंदर। वी डेवलप द स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स, जो स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स है वो हम डेवलप करते हैं, एंड डिज़ाइन इक्वेशंस, यानी ये जो इक्वेशन 2.1 दी हुई है नीचे, इसके बारे में बात कर रहा है, बाय कंसिडरिंग द जनरल रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है हमारा। ठीक है, जो स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप होंगे वो इस जो जनरल इक्वेशन है इसकी बेस पर हम फिर डिफाइन करेंगे अपने, वो क्या है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, इसका क्या मतलब है, A मोल्स of species A react with B moles of species B and produce C moles of species C and D moles of species D। ये जो हमारे लोअर केस लेटर्स हैं ये नंबर ऑफ मोल्स शो कर रहे हैं जो कि केमिकल इक्वेशन के अंदर होते हैं, और ये जो कैपिटल हैं लेटर्स ये केमिकल स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे। लोअर केस स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट और upper case letter chemical species. The upper case letters represent chemical species and the lower case letters represent stoichiometric coefficients. We shall choose the species A as our limiting reactant and thus our basis of calculation. ये जो हमारा A है इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है A। ठीक है, वैसे तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं लेकिन उसमें बुक के अंदर जितने भी रिलेशंस डिराइव किए हैं वो इस ए की बेसिस पे किए हुए हैं, इस वजह से जो ना मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा जो ना लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक पॉइंट के लिए ज़रा होल्ड करना, मैं अभी 1-2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। ये बताएं, आपने इस मार्च में आपकी छुट्टी नहीं थी, शादी नहीं थी साले की? लेकिन मेरी जो वो है ना क्या कहते हैं अटेंडेंस, ना फरवरी में थी, फरवरी में थी, 21-22 फरवरी इस तरह था। अच्छा, 26 फरवरी को छुट्टी तो नहीं थी आपकी? 26 को तो एक मिनट ज़रा, जुम्मा का दिन था, मैं आया था 26 को मैं आया था, 24-25 की मैंने ली थी, 26 को मैं आया था। ये यहाँ पे ना फिर 24 इधर ना ये दिन आ जाते हैं 24-25 को, 26 को यहाँ पे अटेंडेंस डाल दें।
चलो चलो यहाँ पे आउट कर दें तो फिर ना उसको यार, लेकिन ये उसके अंदर आ रहा होगा मेरा ख्याल, मेरी अटेंडेंस के अंदर। मैं इसको चेक कर लूँ ज़रा। छब्बीस फरवरी की बात कर रहे हो ना? 26 फरवरी 8:51 पे आया था। अब पता नहीं कितने बजे गया था यार। 26 को लिखा होगा ना यहाँ पे। वो नहीं आ रहा, मैंने आउट में करना भूल गया था मेरा ख्याल। ये ऊपर चेक करें इसको। 26 के बाद 26 जनवरी नहीं 26 हाँ, उसके बाद 25 है। ये तो 2 छुट्टियां की थी ना मैंने, 24-25 की। इसका पता है कि आउट लिख दें इसका आउट के यानी, क्योंकि ये भी पेज फोटो कॉपी लगाएंगे ना। चलो बस ठीक है। थैंक यू आसिम। अच्छा ये देखो, तो जो हमारा रिएक्टेंट ए है इसको हमने क्या कंसीडर किया है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं ये कह रहा था कि हम कंसीडर तो बी को भी कर सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर जितने भी रिलेशंस उसने डिराइव किए हुए हैं वो इस ए की बेसिस पे किए हुए हैं। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्या आप लोगों ने बुक पढ़नी है तो हम भी ए को ही कंसीडर करते हैं कि ए हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट, और यही हमारा बेसिस ऑफ कैलकुलेशन होगा। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट आफ्टर द रिएक्टेंट्स हैव बीन मिक्स्ड। जब रिएक्टेंट्स को मिक्स करने के सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा? हमारा ए, जो कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेक्स्ट वी डिवाइड द रिएक्शन एक्सप्रेशन थ्रू आउट by the stoichiometric coefficient of species A in order to arrange the reaction expression in the form। ये इस फॉर्म के अंदर जो हमने किया है, क्या किया है कि जो stoichiometric coefficient A था उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो ये B over A moles of B, C over A moles of C and D over A moles of D। यानी अगर 1 मोल A का हम यूज करेंगे तो B के इतने मोल्स यूज हो रहे होंगे, C इतना बन रहा होगा और D इतना बन रहा होगा 1 मोल के लिए। यहाँ पर तो A था ना, A हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो। हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि 1 मोल के लिए कितने जो ना ये B यूज होगा, कितना C और D प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या किया? A से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे 1 हो गया। तो 1 मोल A कंज्यूम होने के लिए B ओवर A मोल्स आपको B के डालने पड़ेंगे, तो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और C ओवर A मोल्स बनेंगे C के और D ओवर A मोल्स बनेंगे D के। टू पुट एवरी क्वांटिटी ऑन A, यानी कि पर मोल ऑफ A बेसिस आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ वी आस्क सच को जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ये जो हमने पिछले इक्वेशन अभी की है B ओवर A, C ओवर A और D ओवर A में हमने कन्वर्ट कर दिया B, C और D की कंसंट्रेशंस को। ये हमने किया क्यों? हम इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। हाउ कैन वी क्वांटिफाई हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स टू द राइट, और हाउ मैनी मोल्स ऑफ C आर फॉर्म्ड फॉर एवरी मोल ऑफ A कंज्यूम। यानी 1 मोल, मैं बता चुका हूँ अभी पहले कि 1 मोल के लिए हमें C की कैलकुलेशन करनी है। अ कन्वीनियंट वे टू आंसर दीज क्वेश्चंस इज टू डिफाइन अ पैरामीटर कॉल्ड कन्वर्जन x। ये जो हमारे पास चीज़ें हैं और जो हमने इक्वेशन पहले पढ़ी है अभी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ना उनको हमने चेंज कर दिया A से डिवाइड करके। ये हमने जो किया है इनको सारी चीज़ों को हैंडल करने का जो एक आसान तरीन तरीका ना वो है कौन सा भला? कन्वर्जन। हम कन्वर्जन को डिफाइन कर लें। अच्छा, अब कन्वर्जन जो है x कंपोनेंट A की वो क्या है? वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट हैव यार ये ज़रा 1 मिनट होल्ड करना, लाइट चली गई है, फिर स्क्रीन मेरी ऑफ हो गई है, लेकिन यहीं पे रहना है, अभी जाना नहीं है। हाँ जी, कि कन्वीनियंट वे क्या है कि हम जो है ना डिफाइन कर देते हैं कन्वर्जन को। कन्वर्जन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट हैव रिएक्टेड
पर मोल्स ऑफ ए फेड टू द सिस्टम। ठीक है, अब ये देखो, ये एग्जैक्टली पता है किस तरह की चीज है। ये जब हम अपने मार्क्स जो होता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, टोटल ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज बन जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन होगा। तो ये फ्रैक्शन ही है हमारा कि टोटल मोल्स ऑफ ए, यानी कि जो फेड किए गए, ये टोटल मोल्स हैं जो ए के अंदर गए, और जो रिएक्ट किए वो कितने हैं हमारे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ ए, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से, कन्वर्जन ऑफ स्पीशीज ए। बिकॉज वी आर डिफाइनिंग कन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू आवर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि ए, वी एलिमिनेट द सबस्क्रिप्ट ए फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी एंड लेट एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स ए। अब ये देखो, हम ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा जो ए है ना, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो बजाय इसके कि हम और हमने कन्वर्जन किसके ऊपर डिफाइन किया है, ए के ऊपर ही डिफाइन किया कन्वर्जन को भी। तो इसीलिए जब एक चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है और हमें पता है कि ये x जो है, जो कन्वर्जन है, ये डिफाइन हुई है a के लिए, तो बजाय इसके कि बार बार x a लिखो, थोड़ा हम अपना लोड कम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, x a को हम x लिखेंगे, यानी जहां पे भी x आएगा उसको क्या मतलब होगा, कन्वर्जन ऑफ स्पीशीज a। उसके बाद जो हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम कन्वर्जन क्या होगी, 1। इसका क्या मतलब है कि जितना भी हमारा ए हमने फीड करवाया था, सारे का सारा रिएक्ट कर गया, हमारा सारे का सारा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, 100% कन्वर्जन हो गई। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमारा XA1 होगा हमारा। और जो रिवर्सिबल कंडीशन रिएक्शन होते हैं, उसके लिए मैक्सिमम कन्वर्जन क्या होगी, वो होगी इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। इक्विलिब्रियम कन्वर्जन यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर जाके क्या हो जाता है कि हमारे पास जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होता है उतना ही वापस बन भी रहा होता है, तो वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो जो इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारी कन्वर्जन होगी वो मैक्सिमम कन्वर्जन होगी इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। अब जो हमारा लेक्चर था, यही इससे जो मैंने पिछली स्लाइड खोली हुई थी लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक, और ये लेक्चर नंबर 4 की मैंने कुछ खोली स्लाइड, इसमें से जो चीज़ समझ नहीं आई वो डिस्कस करो आप सबसे पहले मुझसे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? सबको समझ आ गई है? सर वालेकुम अस्सलाम। सर बेटर रिएक्टर है, उसमें हम फीड नीचे से क्यों एंटर कराते हैं, हम ऊपर से करा सकते हैं? ये देखो, ये जो ना एक चीज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे आपका। बात ये है मेरे भाई कि अगर आप लिक्विड लेते हो ना, लिक्विड को अगर आप ग्लास से फेंको तो वो कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ। ठीक है, जो गैस होती है, गैस की टेंडेंसी क्या होती है, ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप एक कंप्रेसर लगाकर गैस को ऊपर से नीचे जबरदस्ती भेजो, जब गैस के अंदर खुद एबिलिटी है कि जी वो ऊपर जा सकती है, ठीक है, तो बेहतर ये नहीं है कि जो है ना नेचुरल टेंडेंसी को यूज करो ताकि आपकी पावर कंजम्पशन कम हो जाए। समझ आई है? थैंक यू। यस सर। कोई और क्वेश्चन? ये किसी का मैसेज आया है। हाँ जी, कोई क्या कहते हैं क्वेश्चन किसी का, उसके बाद मैं फिर इस सेशन एंड कर दूंगा। अच्छा, ये जो है ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं मेरे सामने, मैंने अभी खोल लिया ये चैट। इसके अंदर जो है ना रोल नंबर 52
इसने पूछा रिस्पेक्टेड सर एवरी टाइम वी ऑलवेज आई हैव कूल्ड टू पैक बेड रिएक्टर, मुझे नहीं समझ आई ये कहना क्या चाह रहा है। हाँ जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सर हर बार हम पैक द रिएक्टर कूलर ही पास करवाएंगे? नहीं देखो, अगर तो उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फिर तो हम जो ना कूलेंट पास करवाएंगे। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कूलेंट हम उसमें से पास करवाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ता जाए तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो रिएक्शन रेट फास्ट रहे उसके लिए हमें कूलेंट यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसा है कि कूलेंट की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो कूलेंट इस्तेमाल ना करो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे पास ये रनवे रिएक्शन किस हालत में आता है, तो क्या कंडीशंस होती हैं और फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, अगर हमें इंडस्ट्री में रनवे रिएक्शन मिल जाए? कौन सा आउट ऑफ रनवे रिएक्शन? रनवे रिएक्शन जी, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन में देखो इस तरह के रिएक्शन को एक्सीड कर जाए। किसको एक्सीड कर जाए? लिमिट होती है ना सर के रिएक्शन, इस कंडीशन पे रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, हाँ। अगर वो फिर एक्सीड कर जाए इंडस्ट्री के अंदर, हाँ तो वो फिर उसको किस तरह कंट्रोल? देखो इसको कंट्रोल करने का मैं बताता हूँ। इसको कंट्रोल करने के जो ना तरीके मैं आपको बता देता हूँ। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या करो, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो, कूलेंट का फ्लो रेट बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या होगा, ठंडक होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो प्रेशर के ऊपर जो ना ड्रिवन होते हैं, तो प्रेशर वेरिएबल को चेंज कर दो। फिर तीसरी क्या चीज़ हो सकती है कि किसी एक की कंसंट्रेशन को आप जो है ना रिड्यूस कर दो। जब एक केमिकल जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में आएगा तो रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि इंडस्ट्री के अंदर आगे जब एग्जिट स्ट्रीम निकलेगी उसके अंदर से आपके पास रिकवरी का कोई मेथड मौजूद होना चाहिए। अगर रिकवरी का मेथड नहीं है तो आप टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो इनको चेंज करके जो ना वो कर सकते हो। देखो मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि हमारे पास जो कंट्रोल होते हैं वो कौन से होते हैं, 5: प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, लेवल और फ्लो। इन्हीं को यूज करते हुए आपने जो ना वो करना होता है कंट्रोल। अगर आप फ्लो रेट चेंज कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो फ्लो रेट, तो आपका रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जो है ना फेस टू फेस मुलाकात होती है क्लास में। अटेंडेंस हो गई है सर? अटेंडेंस भाई मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो अटेंडेंस हो गई है, वो मैं पेज पे लगा दूंगा बस। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।